नमस्ते बच्चों, मेरा नाम लकी आहूजा है और मैं आपको कक्षा 11 के समाजशास्त्र का अध्यापन करवा रही हूँ। बच्चों, कक्षा 11 के समाजशास्त्र में हम अपनी प्रथम पुस्तक समाजशास्त्र परिचय का अध्ययन कर रहे हैं और हम इस पुस्तक के तीसरे अध्याय को पढ़ना प्रारंभ कर चुके हैं। हमारी पुस्तक के तीसरे अध्याय का नाम है सामाजिक संस्थाओं को समझना। इस अध्याय के पिछले भाग में हमने विवाह संस्था की चर्चा की थी और आज इस अध्याय के तीसरे भाग में हम कार्य और आर्थिक जीवन से संबंधित चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं कार्य और आर्थिक जीवन को। बच्चे और छोटे विद्यार्थी के रूप में हम कल्पना करते हैं कि जब हम बड़े होंगे तो किस प्रकार का कार्य करेंगे। तो बिल्कुल आप इसे अपने पर लागू समझिए कि एक छोटे विद्यार्थी या बच्चे के रूप में हम कल्पना करते हैं कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम किस प्रकार का कार्य करेंगे। यहाँ पर कार्य स्पष्ट रूप से सवेतन रोजगार का द्योतक है। तो यहाँ जो कार्य शब्द है वो स्पष्ट रूप से एक प्रकार के सवेतन रोजगार का ही द्योतक है। यहाँ जब हम कार्य के बारे में सोचते हैं तो हम सवेतन रोजगार की ही कल्पना करते हैं। अनेक प्रकार के कार्य सवेतन रोजगार के विचार की पुष्टि नहीं करते, लेकिन कई ऐसे कार्य भी होते हैं जो कि सवेतन रोजगार की पुष्टि नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में किए जाने वाले अधिकांश कार्य प्रत्यक्षतः किसी औपचारिक रोजगार आंकड़ों में नहीं गिने जाते। तो ये एक उदाहरण है कि अनौपचारिक जो अर्थव्यवस्था है वहाँ पर अधिकांश जो कार्य किए जाते हैं वे औपचारिक रोजगार आंकड़ों में गिने ही नहीं जाते हैं। अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का अर्थ है नियमित रोजगार के क्षेत्र से परे किया जाने वाला कार्य व्यवहार। तो जब हम अनौपचारिक अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो उसका अर्थ यह है कि जो नियमित रोजगार के क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों से परे या हटकर किए जाने वाला कोई कार्य व्यवहार। इसमें कभी कभी किए गए कार्य या सेवा के बदले नगद भुगतान किया जाता है। तो ये जो अनौपचारिक व्यवस्था है या अनौपचारिक अर्थव्यवस्था है, इसमें कभी कभी तो किसी किए गए कार्य या सेवा के बदले में नगद भुगतान किया जाता है, लेकिन इसमें वस्तुओं या सेवाओं का प्रत्यक्ष आदान प्रदान भी अक्सर किया जाता है। लेकिन कभी कभी बिना किसी नगद भुगतान के सिर्फ किसी सेवा या किसी कार्य के बदले में कुछ वस्तुओं या किसी अन्य सेवा का प्रत्यक्ष आदान प्रदान भी हुआ करता है। हम कार्य को शारीरिक और मानसिक परिश्रमों के द्वारा किए जाने वाले ऐसे सवैतनिक या अवैतनिक कार्यों के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जिनका उद्देश्य मानव की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना है। तो यदि हम कार्य को परिभाषित करना चाहें तो हम कार्य को शारीरिक और मानसिक प्रकार के परिश्रमों के द्वारा किए जाने वाले सवैतनिक या अवैतनिक कार्यों के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। तो व्यक्ति या तो मानसिक परिश्रम करे या शारीरिक परिश्रम करे और उसके बदले में या तो उसे किसी प्रकार का वेतन प्राप्त हो, उसे हम सवैतनिक कार्य कहेंगे, या फिर उसे किसी भी प्रकार का वेतन प्राप्त ना हो, इसे हम अवैतनिक कार्य कहेंगे। लेकिन दोनों प्रकारों को हम कार्य की परिभाषा में सम्मिलित कर सकते हैं जिनका उद्देश्य मानव की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना है। तो इस प्रकार के शारीरिक और मानसिक परिश्रमों का जो वास्तविक उद्देश्य है वो है मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ विशिष्ट वस्तुओं का या फिर सेवाओं का उत्पादन कर पाना। ऐसा कोई कार्य नहीं था जिसे टिनी की नानी ने जीवन की किसी न किसी अवस्था में आजमाया न हो। तो यहाँ हम टिनी की नानी की बात कर रहे हैं। आपको याद रखना है कि ऐसा कोई भी कार्य नहीं था जिसे टिनी की नानी ने जीवन की किसी न किसी अवस्था में आजमाया नहीं था। अपना कप उठाने की आयु से ही उसने प्रतिदिन 2 वक्त भोजन और पहनने के वस्त्र के बदले लोगों के घरों में विभिन्न तरह के बेमेल कार्य करना आरंभ कर दिया था। तो अपनी बहुत छोटी आयु से ही, यानी जैसी ही अपना स्वयं का कप उठाने की उसकी आयु हुई, उसी आयु से उन्होंने अपना 2 वक्त का भोजन प्राप्त करने के लिए और पहनने के लिए उन्हें कुछ वस्त्र प्राप्त हो पाएँ, इसके लिए उन्होंने लोगों के घरों में अलग अलग प्रकार के बेमेल कार्यों को करना शुरू कर दिया था। बेमेल कार्यों का सही अर्थ क्या है ये वे ही जान सकते हैं जिन्होंने हंसने और दूसरे बच्चों के साथ खेलने की आयु में वे कार्य
किए हैं। अब बेमेल कार्य क्या होते हैं, तो यहाँ लेखक ने लिखा है कि बेमेल कार्य का सही अर्थ सिर्फ वे ही जान सकते हैं जिन्होंने हंसने, खिलखिलाने और दूसरे बच्चों के साथ खेलने की आयु में उस प्रकार के कार्यों को स्वयं किया है। बच्चे का झुंझुना हिलाने से लेकर स्वामी के सिर की मालिश करने तक सभी नीरस कार्य बेमेल कार्य में आ सकते हैं। चुगताई 2004। तो ये जो हम आलेख पढ़ रहे हैं या एक अंश पढ़ रहे हैं आलेख का, ये चुगताई द्वारा 2004 में प्रकाशित अपने पुस्तक में लिखा गया है, जहाँ पर उन्होंने टिनी की नानी के संदर्भ में ये सारी चर्चा की है। अब उन्होंने कहा कि बेमेल कार्यों में किसी दूसरे बच्चे के लिए झुंझुना हिलाने से लेकर के स्वामी के सिर में मालिश करने जैसे सभी नीरस कार्य शामिल हो सकते हैं। अपने प्रेक्षण या साहित्य से या यहाँ तक कि फिल्मों से भी इस प्रकार किए गए विभिन्न प्रकार के कार्यों का पता लगाइए और चर्चा कीजिए। अब आपको अपने स्वयं के प्रेक्षण के द्वारा या साहित्य से, यानी कुछ पुस्तकें या साहित्य के अंतर्गत आपने कुछ ऐसा पढ़ा हो उसमें से, और यहाँ तक कि फिल्में जो आपने देखी हैं उनमें से भी कहीं पर यदि आपको कोई इस प्रकार के विभिन्न कार्यों को देखता हुआ पात्र मिलता है तो उस पात्र के बारे में आपको अपने साथियों से चर्चा करनी है। कार्य के आधुनिक रूप और श्रम विभाजन। अब हम चर्चा करेंगे कार्य के आधुनिक रूप की और श्रम विभाजन की। पूर्व आधुनिक समाज में अधिकतर लोग खेतों में कार्य करते थे या पशुओं की देखभाल करते थे। तो बिल्कुल साधारण सी बात है कि पूर्व आधुनिक काल की हम बात करें तो वहाँ जो समाज हुआ करते थे उन समाजों में अधिकतर लोग या तो खेतों में कार्य करते थे या फिर वे पशुओं की देखभाल किया करते थे। औद्योगिक रूप से विकसित समाज में जनसंख्या का बहुत छोटा भाग कृषि कार्यों में लगा हुआ है और स्वयं कृषि का भी औद्योगिकरण हो गया है। तो आज जो औद्योगिक रूप से विकसित समाज है वहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर जनसंख्या का बहुत ही छोटा भाग कृषि कार्यों में लगा हुआ है और साथ ही स्वयं कृषि का भी अब बहुत अधिक औद्योगिकरण हो चुका है। इसका कार्य मानव द्वारा करने की अपेक्षा अधिकांशतः मशीनों द्वारा किया जाने लगा है और इसी कारण जो कृषि का कार्य है वो मानव द्वारा किए जाने की बजाय मशीनों द्वारा अधिक से अधिक किया जाने लगा है। भारत जैसे देश में आज भी अधिकतर जनसंख्या ग्रामीण और कृषि कार्यों में या अन्य ग्राम आधारित व्यवसायों में लगी हुई है। यदि हम हमारे देश की बात करें तो हमारे देश भारत में आज भी जो अधिकतर जनसंख्या है वो ग्रामीण और कृषि कार्यों में संलग्न है और इसके अलावा जो अन्य ग्राम आधारित व्यवसाय हैं यानी इन जो कृषि कार्यों से संबंधित व्यवसाय हैं उन व्यवसायों से ही अधिकतर जनसंख्या जुड़ी हुई है। भारत में और भी कई प्रवृत्तियां हैं, उदाहरण के लिए सेवा क्षेत्र का विस्तार। तो भारत में कार्य के संदर्भ में और भी कई प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं और उसका एक उदाहरण है सेवा क्षेत्र का विस्तार जो कि दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। आधुनिक समाजों की अर्थव्यवस्था की एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है अत्यधिक जटिल श्रम विभाजन। तो आधुनिक समाज की जो अर्थव्यवस्था है यहाँ की एक सबसे बड़ी विशेषता है कौन सी? अत्यधिक जटिल प्रकार का श्रम विभाजन। कार्य असंख्य विभिन्न व्यवसायों में विभाजित हो गया है जिनमें लोग विशेषज्ञ हैं। तो किसी भी कार्य को असंख्य विभिन्न व्यवसायों में विभाजित कर दिया गया है यानी उस कार्य के छोटे छोटे भाग करके अलग अलग रूप बना दिए गए हैं और फिर उसे विभिन्न लोगों में विभाजित कर दिया जाता है, विभिन्न व्यवसायों में विभाजित कर दिया जाता है और उन विभिन्न व्यवसायों के विशेषज्ञ अलग अलग लोग होते हैं। पारंपरिक समाजों में गैर कृषि कार्य को हस्त कौशल की दक्षता के साथ जोड़ा जाता था। यदि हम पारंपरिक समाज की बात करें तो वहाँ पर जो भी गैर कृषि कार्य हुआ करते थे उन्हें हस्त कौशल की दक्षता के साथ ही जोड़ा जाता था यानी विभिन्न कार्यों का मशीनीकरण तब नहीं हुआ था। हस्त कौशल लंबे प्रशिक्षण के माध्यम से सीखा जाता था और सामान्यतः श्रमिक उत्पादन प्रक्रिया के आरंभ से अंत तक सभी कार्य
करता था। तो ये जो हस्त कौशल की हम बात कर रहे हैं, तो हस्त कौशल हमेशा लंबे प्रशिक्षण के माध्यम से सीखा जाता था, यानी कई समय तक प्रशिक्षण दिया जाता था, उसके बाद ही व्यक्ति हस्त कौशल में पारंगत हो पाता था। और सामान्यतः ये जो श्रमिक है वो उत्पादन प्रक्रिया के आरंभ से अंत तक के सभी कार्य स्वयं अपने हाथ से करता था। आधुनिक समाज ने भी कार्य की स्थिति में परिवर्तन देखा है। यदि हम आधुनिक समाज की बात करें तो इस आधुनिक समाज ने स्वयं कार्य की स्थितियों में काफ़ी सारा परिवर्तन देखा है। औद्योगिकरण से पूर्व अधिकतर कार्य घर पर किए जाते थे और कार्य पूरा करने में परिवार के सभी सदस्य सामूहिक रूप से हाथ बटाते थे। तो औद्योगिकरण के पहले की स्थिति हम देखें तो अधिकतर कार्य घर पर संपन्न हुआ करते थे और किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए परिवार के सभी सदस्य सामूहिक रूप से हाथ बटाया करते थे। औद्योगिक प्रौद्योगिकी में विकास जैसे बिजली और कोयले से मशीन संचालन ने घर और कार्यों को अलग करने में योगदान दिया। लेकिन जैसे जैसे औद्योगिक प्रौद्योगिकी का विकास होता गया, जैसे बिजली और कोयले से जब मशीन का संचालन होने लगा, तो इसके फलस्वरूप घर और कार्य स्वतः ही धीरे धीरे अलग होने लगे। पूंजीपति उद्योगपतियों के कारखाने औद्योगिक विकास का केंद्र बिंदु बन गए और धीरे धीरे विभिन्न पूंजीपति उद्योगपतियों के जो कारखाने थे वे औद्योगिक विकास के केंद्र बिंदु के रूप में उभरने लगे। अब बच्चों एक क्रियाकलाप आपको यहाँ भी करना है जो कि बहुत ही आसान है। अपने खाने वाले भोजन, रहने वाले मकान में प्रयुक्त सामग्री और पहनने वाले वस्त्रों की सूची बनाइए। ज्ञात कीजिए कि इन्हें किसने और कैसे बनाया। तो आप अपने जो भी भोजन लेते हैं उस भोजन में जो भी सामग्री उपयोग आती है, इसी प्रकार आप जिस मकान में रहते हैं उस मकान को बनाने में भी कई सारी सामग्री उपयोग आई है और इसी प्रकार आप जो भी वस्त्र पहनते हैं वो वस्त्र किस से बना है आप ये पता लगाइए और फिर ये सारी जो सामग्री है जिनसे ये सब वस्तुएं बनी हैं ये किसने और कहाँ बनाई होगी, इन्हें कैसे बनाया गया, ये आपको चर्चा करनी है, ये पता करने की कोशिश करनी है। तो बहुत ही साधारण सा क्रियाकलाप है, निश्चित ही आप इसको जब करेंगे तो आप बहुत ही आनंद के साथ इसे पूरा कर पाएंगे। उद्योगों में नौकरी करने वाले लोग विशिष्ट कार्यों को करने के लिए प्रशिक्षित थे और इस कार्य के बदले उन्हें वेतन मिलता था। तो उद्योगों में जो लोग नौकरी करना शुरू कर चुके थे वे विशिष्ट कार्यों को करने के लिए ही प्रशिक्षित थे और साथ ही साथ उन्हें उनका वो विशिष्ट कार्य करने के बदले में वेतन दिया जाता था। प्रबंधक कार्यों का निरीक्षण करते थे क्योंकि उनका कार्य श्रमिक की उत्पादकता बढ़ाना और अनुशासन बनाए रखना था। तो एक और जो भूमिका उत्पन्न हुई वो थी प्रबंधक की और प्रबंधक जो थे वे विभिन्न कार्यों का निरीक्षण किया करते थे और प्रबंधक का जो मुख्य कार्य था वो था श्रमिक की उत्पादकता को बढ़ाना और साथ के साथ अनुशासन बनाए रखना। इस कारण प्रबंधक सभी श्रमिकों के कार्यों का निरीक्षण करते रहते थे। आधुनिक समाजों की एक मुख्य विशेषता है परस्पर आर्थिक निर्भरता का असीमित विस्तार। तो जो आधुनिक समाज है उसकी एक मुख्य विशेषता और भी है, वो है परस्पर आर्थिक निर्भरता का असीमित विस्तार। यानी विभिन्न आधुनिक समाज अब एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा निर्भर हो गए हैं अपने आर्थिक क्रियाकलापों के संदर्भ में। हम सभी बहुत से अन्य श्रमिकों पर निर्भर करते हैं जो हमारे जीवन को बनाए रखने वाले उत्पादों और सेवाओं के लिए संपूर्ण विश्व में फैले हुए हैं। तो बिल्कुल हम सभी का जीवन जो है वो कई सारे श्रमिकों पर निर्भर है और हमारे जो जीवन में हम अलग अलग उत्पादों का सेवाओं का उपयोग करते हैं उनको बनाने के लिए लोग विश्व भर में अलग अलग स्थानों पर फैले हुए हैं। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो आधुनिक समाजों में अधिकतर लोग अपने भोजन व रहने वाले मकान का या अपने उपभोग की भौतिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं। तो कुछ अपवाद स्थितियों को हम यदि छोड़ दें तो आधुनिक समाज में जो भी लोग हैं वे स्वयं अपने भोजन का या फिर अपने रहने वाले मकान का, उनमें जो सारी सामग्रियां उपयोग आती हैं, जो भी उनमें भौतिक वस्तुएं उपयोग आती हैं, उन सभी का स्वयं उत्पादन नहीं करते हैं।
कार्य रूपांतरण। अब हम चर्चा करेंगे कार्य रूपांतरण की। औद्योगिक प्रक्रियाएं उन सरल संक्रियाओं में विभाजित हो गईं जिनका सही समय निर्धारण, संगठन और निगरानी की जा सकती थी। तो औद्योगिक प्रक्रियाएं धीरे धीरे ऐसी सरल संक्रियाओं में विभाजित होने लगी जिनका सही रूप से समय निर्धारण, संगठन और निगरानी संभव हो गई। थोक उत्पादन के लिए थोक बाजारों की आवश्यकता होती है। तो वस्तुओं का थोक उत्पादन करने के लिए थोक बाजारों की आवश्यकता होती है। इस कारण धीरे धीरे थोक बाजार भी अस्तित्व में आने लगे। साथ ही उत्पादन की प्रक्रिया में कई नव परिवर्तन हुए। इसके अलावा उत्पादन की प्रक्रिया में और नए नए कई सारे परिवर्तन हुए। शायद इनमें सबसे महत्वपूर्ण स्वचालित उत्पादन की कड़ियों, मूविंग असेंबली लाइन का निर्माण था। और जो नव परिवर्तन उत्पादन के क्षेत्र में हुए उनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो परिवर्तन था वो था मूविंग असेंबली लाइन का निर्माण, यानी स्वचालित उत्पादन की कड़ियाँ जहाँ पर मनुष्य को अपने हाथ के कौशल के उपयोग की कोई आवश्यकता नहीं थी। संपूर्ण मशीनीकरण हो गया किसी वस्तु के उत्पादन की प्रक्रिया का, और इन मूविंग असेंबली लाइन में उस वस्तु का चरण दर चरण जो भी बनने की प्रक्रिया थी वो मशीनों के द्वारा ही संपन्न होने लगी। आधुनिक औद्योगिक उत्पादन के लिए महंगे उपकरणों और निगरानी व्यवस्थाओं के माध्यम से कर्मचारियों की निरंतर निगरानी करना आवश्यक है। तो आज की जो आधुनिक औद्योगिक उत्पादन का तरीका है वहाँ पर महंगे उपकरणों और निगरानी व्यवस्थाओं के माध्यम से सभी कर्मचारियों की निरंतर निगरानी रखना भी आवश्यक हो गया है। पिछले कई दशकों से उदार उत्पादन और कार्य के विकेंद्रीकरण की तरफ झुकाव हुआ है। तो यदि हम कार्य रूपांतरण की चर्चा कर रहे हैं तो ये जानना आवश्यक है कि पिछले कुछ दशकों से उदार उत्पादन यानी अधिक से अधिक थोक उत्पादन और कार्य के विकेंद्रीकरण की तरफ जो झुकाव है वो बढ़ता ही जा रहा है। यह तर्क दिया जाता है कि भूमंडलीकरण के इस दौर में व्यवसाय और देशों के बीच प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हो रही है, इसलिए व्यवसाय संघ के लिए बदलती बाजार अवस्थाओं के अनुकूल उत्पादन को संगठित करना आवश्यक हो गया है। इस संबंध में यानी ये जो हम कहें कि उदार उत्पादन बढ़ रहा है और विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया जो प्रारंभ हुई है कार्य के संदर्भ में, इस बारे में यह तर्क दिया जाता है कि भूमंडलीकरण का यह जो दौर है इस दौर में व्यवसाय और देशों के बीच प्रतिस्पर्धा में लगातार निरंतर वृद्धि होती जा रही है, और इसलिए व्यवसाय संघों के लिए इस बदलती बाजार अवस्थाओं के अनुकूल उत्पादन को संगठित करना, इसे और सुगठित बनाना अत्यंत आवश्यक हो गया है। और सभी जो उत्पादन की इकाइयां हैं या सभी जो औद्योगिक इकाइयां हैं वो इस प्रतिस्पर्धा के चलते अपने उद्योग को, अपने उत्पादन को अधिक से अधिक संगठित बनाने में लग गई हैं। तो बच्चों, आज हमने हमारे इस अध्याय के इस तीसरे भाग को यहाँ समाप्त कर लिया है। तो आज हमने कार्य और आर्थिक संबंधों की चर्चा की है और हम हमारे इस अध्याय को अगले भाग में भी पढ़ना जारी रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।